Anna Chausia and welcome back to this educational channel, The Nanopedia. लास्ट टॉपिक था हमारा भारत के द्वीपीय प्रदेश को हम देख रहे थे, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, जो कंप्लीट हो गया, जिसके 3 वीडियो बने हुए थे और वो कंप्लीट भी हो गया है। और आज हम देखेंगे मानव प्रजातियां एवं जनजातियां। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या किसी टीचर का एग्जाम हो। यहाँ तक कि यूपीएससी तक के एग्जाम में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है, मानव प्रजातियां एवं जनजातियां। यहाँ 2 शब्द आते हैं, प्रजातियां और जनजातियां। तो क्वेश्चन आता है कि प्रजातियां और जनजातियों में अंतर क्या है। जैसा कि लिखा है, मानव प्रजातियां। मानव प्रजाति मीन्स मानव ही बहुत तरह तरह के होते हैं। अगर आप देखेंगे, आप जहां पर हैं, आप जहां पर हैं तो आपके आसपास भी जो मानव होंगे वो आपके ही जैसे होंगे। वहीं आप पश्चिम दिशा की ओर चले जाएं या तो यूरोप या अमेरिका चले जाएं तो वहां के लोग आपसे अलग होंगे। और वहीं इक्वेटर की तरफ चले जाएं तो वहां के लोग अलग होंगे। मीन्स शरीर की बनावट सबकी अलग अलग होती है। तो इस तरह के मानव को इस तरह मानव में जो भिन्नता देखने को मिलती है, वैरायटी ऑफ ह्यूमंस, इसे कहते हैं प्रजातियां, मानव प्रजातियां। ये समझ में आ गया। देखिए, अगर आप इक्वेटर पर जाएंगे तो वहां देखेंगे, वहां के लोग काले होंगे, घुंघराले बाल होंगे, उनका वक्ष स्थल काफी चौड़ा होगा, लंबे मोटे अच्छे खासे होते हैं। और उनके जो ये क्या कहते हैं, माथा होता है या फिर उनका फोrehead जो होता है काफी चौड़ा होता है, आंखें उभरी हुई होती हैं, लाल होती हैं। तो इस तरह के देखने को मिलते हैं। और वहीं उत्तर की तरफ चले जाए, दक्षिण की तरफ तो नहीं कहेंगे आपको जाने को, क्योंकि वहां पे पूरा सागर ही सागर है, वहां लोग रहते ही नहीं है। तो अगर आप उत्तर की तरफ चले जाएंगे तो वहां आपको सुंदर सुडौल, लंबे चौड़े, गोरे और सुनहरे बालों वाले देखने को मिलेंगे। और अगर भारत में आएंगे तो भारत में इतनी तरह तरह के लोग हैं कि अब सब कुछ मिल चुका है। तो ऐसा लगता है भारत एक अलग ही प्रजाति बनती जा रही है। ये क्लियर हो गया, प्रजातियां। अब इन्हीं मानव प्रजातियों से ही जनजातियां निकलती हैं। मीन्स जनजातियां जो होती है वो मानव प्रजाति का ही हिस्सा है। ये समझ में आ गया। तो प्रजातियों को अगर देखें तो भारत में 4 तरह की प्रजातियां आई थी। बहुत समय पहले भारत में 4 तरह की प्रजातियां आई थी। वैसे तो है और भी बहुत सारी प्रजातियां, लेकिन हम भारत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 4 प्रजातियों को पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम जनजातियों का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहले देखते हैं प्रजातियों को, जिसमें सबसे पहले आता है निग्रिटो या कहें निग्रो। ये भारत में आने वाली सबसे प्राचीन प्रजाति है और सबसे पहली प्रजाति है, निग्रिटो या निग्रो। ये लोग काले होते हैं और लंबे चौड़े होते हैं। और आज ही इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, जो सिर्फ केरल के एकदम दक्षिणी भाग में त्रावणकोर और कोच्चि एरिया में ही देखने को मिलेंगे और अंडमान और निकोबार में। बस केरल में भी अब ये लुप्त होते जा रहे हैं, मीन्स गायब होते जा रहे हैं। लेकिन अंडमान में ही कुछ मात्रा में बस ये बचे हुए हैं। ये हो गया। इसके बाद आए थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ये मध्य व दक्षिण जनजाति के लोग थे। मीन्स भारत के मध्य हिस्से में और इधर दक्षिण के जो लोग हैं उन लोगों को प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नाम दिया गया था। इसके बाद आने वाले थे भूमध्य सागरीय लोग। ये लोग भूमध्य सागर की तरफ से आए थे और ये जो है पंजाब से बिहार तक के एरिया में बसे हुए थे। ये हो गए, ये उच्च जाति के लोग थे। इसके बाद आए थे नार्दिक, जिन्हें आर्य भी कहा जाता है। नार्दिक को आर्य भी कहा जाता है। ये पश्चिमी पंजाब की ओर आए थे। तो समझ में आ गया। ये 4 क्रम है। ये क्रम से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, उनका क्रम क्या है। तो पहला है निग्रिटो या कहें निग्रो, नेक्स्ट प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरा होगा भूमध्य सागरी और चौथा नार्दिक। क्लियर, नार्दिक को आर्य भी कहते हैं। तो ये हो गया इनका क्रम। एक बात और, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है वो हड़प्पा सभ्यता के ही लोग थे। मीन्स हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है। ये हो गया।
इसके बाद अब आते हैं जनजातियों पर। प्रजातियों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जनजातियों से लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हम देखते हैं जनजातियां। अब भारत, आपको पता है भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बोली है, रहन सहन, पहनावा, हर एक किलोमीटर पर, हर एक राज्य में, हर एक शहर में सब अलग अलग है यहाँ पर। क्लियर? तो इसी तरह से यहाँ पे जनजातियां भी बहुत ज्यादा है। पहले नंबर पर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। अफ्रीका को जनजातियों का देश कहते हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे अगर देखें तो वो तो नाम आता है भारत का। भारत भी जनजातियों का देश है। पहले नंबर पे अफ्रीका, दूसरे नंबर पे भारत। समझ में आ गया? अब इन जनजातियों का नाम रटना टफ हो जाता है, जैसे मेरे लिए भी टफ था। लेकिन एक आसान तरीका है, अगर मैप के थ्रू पढ़ें, एक मैप बना लें। अगर मैप आपसे नहीं बनता है कोई बात नहीं, आप मैप खरीद लीजिए, 1 रुपए का मिलता है। मैप खरीदिए, आप उस पे पॉइंट आउट करते जाइए कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। एक एक बार नहीं, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, लर्न हो जाएगा जनजातियां। समझ में आ गया? तो कैसे याद करना है ये बता दिया। और नाम आप पढ़ते जाएंगे, 2-3 बार रिवाइज करेंगे, नाम याद जल्दी। बस ये होता है, इतनी सारी जनजातियां हैं, अब हर एक जनजाति पर ट्रिक बनाना तो वो खुद आप भूल जाएंगे, मुझे भी नहीं याद रहेगा। तो सबसे अच्छा है हम मैप पर प्रैक्टिस करें। ज्योग्राफी हमें मैप प्रैक्टिस से ही याद होता है, बाकी ये ज्योग्राफी पढ़ने का और कोई तरीका नहीं होगा। चलिए स्टार्ट कर, तो फिर देखते हैं। नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, लाइन से चलेंगे, फिर उसके बाद से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसमें से छट करके हम अलग लाके उसको रिवाइज कर लेंगे। क्लियर? सबसे पहले है गुज्जर जनजाति। ये जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगी और ये एक मुस्लिम जनजाति है। ये हो गया। नेक्स्ट है लद्दाखी। लद्दाखी ये आपको लद्दाख में ही देखने को मिलेगा, नाम से ही क्लियर है, लद्दाखी हो गया। फिर है गद्दी, जद्दा, बकरवाल, किन्नौर। गद्दी और जद्दा को देखें तो ये हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। वैसे चारों हिमाचल प्रदेश की ही हैं। हिमाचल प्रदेश में गद्दी और जद्दा पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में फेमस है धौलाधर की पहाड़ियां, उसकी ऊंचाई पर ये रहती हैं। ये इन्हें काफी शांति पसंद होता है और ये ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद करती हैं। ऊंचाई पर रहती हैं, काफी साज सजावट के साथ ये रहते हैं, गद्दी और जद्दा। नेक्स्ट है राजस्थान की तरफ देखें तो मीरा, गरसिया, कालबेलिया। कालबेलिया का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि ये कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। नेक्स्ट आते हैं गुजरात में, तो गुजरात में कोली और बंजारा। यही कोली और बंजारा महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगी। और भी है वर्ली, मुरिया। वर्ली के नाम से एक आइलैंड भी है मुंबई जिस पर बसा हुआ है, वर्ली। वैसे है तो सालसेट पर, सालसेट आइलैंड पर। वैसे 7 टापुओं का शहर जिसे कहते हैं वो है मुंबई। तो उस 7 टापुओं में एक टापू का नाम है वर्ली। क्लियर? उन्हीं के नाम पर है। कर्नाटक में आएंगे तो भारती। भारती से भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ली से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारती ये कर्नाटक की जनजाति है। इधर आएंगे, ये कौन सा पार्ट है? केरल। मोपिला, नायर, कारद। मोपिला यहाँ पे एक किसान विद्रोह भी हुआ था स्वतंत्रता संग्राम के समय, मोपिला, तो ये काफी फेमस है। इधर आएंगे तमिलनाडु में तो टोंडा और बड़गा। टोंडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहते हैं और ये एक पशुपालक होते हैं। इनका मेन पशु जो होता है वो भैंस होता है। क्लियर? नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में आएंगे तो यहाँ पे दिखेंगे चेंचू, लंबाड़ा, बहुरूपिया और कोया। ये जनजातियां जिसमें चेंचू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं जितना भी यहाँ पे जनजातियां लिखी हूँ सिर्फ इतने ही नहीं है बहुत सारे हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया हमें एग्जाम देना है, मीन्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो वहां से जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो जनजातियों को लिखे हैं। और जिसकी संभावना होती है आने की, कैसे संभावना बनाते हैं पहले ये भी जान लेते हैं। अगर वहां से कोई न्यूज उठ जाती है, वहां पे कोई विद्रोह हो जाता है, या फिर कुछ स्पेशल वहां पे कुछ पाया गया हो हाल ही में, या फिर कोई पुराना इतिहास हो वहां से, तो यहाँ से संभावना बच जाती है कि वहां से क्वेश्चन उठ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश में,
तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं। जनजातियों का प्रदेश अगर जिसे कहा जाता है तो वो मध्य प्रदेश को ही कहेंगे। इसमें है कोल, भील, लंबाड़ी, बैगा, सहरिया, जिसमें भील जनजाति की संख्या पूरे भारत में सर्वाधिक है। ये क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की है, तो क्या आंसर होगा उसका? भील जनजाति। समझ में आया? नेक्स्ट छत्तीसगढ़ की तरफ आए तो यहाँ पर है कवर्धा और अगरिया, छत्तीसगढ़ में हो गए। फिर इधर आए उत्तर प्रदेश में या कहें उत्तराखंड में। 2000 के पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य था। सन 2000 में ये दोनों राज्य अलग हुए तो जनजाति थोड़ी ना अलग हुई। जनजाति को देश राज्य से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो अपनी बस्तियों में रहते हैं, अपना पशुपालन करते हैं, घुमंतू होते हैं और स्थानीय भी होते हैं। मीन्स जनजाति दो तरह की होती है, घुमक्कड़ भी होते हैं और स्थानीय भी होते हैं। और ये प्रकृति पूजक होते हैं और ये रूढ़िवादी और अंधविश्वासों में ये बंधे रहते हैं। ये समझ में आ गया। तो इसी तरह से थारू, बुक्सा, भुटिया, जौनसारी, ये देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जिसमें थारू को बस आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। थारू कहाँ पर उत्तर प्रदेश में? तो यूपी में हिमालय के तराई भागों में ये पाए जाते हैं थारू। बाकी जितने हैं वो सारे के सारे आपको उत्तराखंड में ही मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जनजातियां जितनी भी हैं वो पहाड़ों पर ही निवास करती हैं। ये समझ में आ गया। तो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जनजातियां नहीं हैं, सिर्फ थारू ही आपको देखने को मिलेंगी, वो भी तराई रीजन में सिर्फ। फिर आते हैं बिहार में, यहाँ पर है बिरहोर, असुर और सराव। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में। तो झारखंड में गोंड, संथाल, मुंडा, बिरहोर, हो, उरांव, जिसमें संथाल, मुंडा ये काफी फेमस है। संथाल भी स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोह किया था। ये जनजाति विद्रोह के अंतर्गत हम स्वतंत्रता संग्राम का ये चैप्टर पढ़ते हैं, जिसमें संथाल का भी पढ़ेंगे, मुंडा का भी पढ़ेंगे, उरांव का भी पढ़ते हैं। संथाल उस समय अंग्रेजों को दिकू कहा करते थे। अंग्रेजी को क्या कहते हैं? दिकू। और इनका मन और इनमें कथन प्रचलित था कि दिकुओं से हमें अपनी रक्षा करनी है। क्लियर? तो विद्रोह किए थे, जमींदारों का विद्रोह था। फिर ये जमींदार विद्रोह किए थे जमींदारों के प्रति, क्योंकि जमींदार जो थे अंग्रेजों से मिले हुए थे। तो क्लियर अगर बोले तो ये एक अंग्रेजी विद्रोह था। सेम कहानी मुंडा के लिए है। लगभग जितने भी विद्रोह हुए थे उस समय, जनजाति विद्रोह, वो सारे के सारे जमींदारों को लेकर थे, क्योंकि जमींदार जितने भी थे वो सारे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और इन जनजातियों को प्रताड़ित कर रहे थे। तो मुंडा का देखें तो मुंडा जनजाति में फेमस हुआ था एक युवक बिरसा मुंडा, जो विद्रोह करते करते इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे जेल हो गया था और जेल में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा, इसे वहां के लोग आज भी पूजते हैं। मीन्स मुंडा जनजाति वहां बिरसा मुंडा को पूजती है, भगवान मानती है उसे। क्लियर? इसके बाद उरांव में भी ऐसे ही विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर है भूमिज और लोधा। यहाँ पर आएंगे मेघालय में तो गारो, खासी, जयंतिया। अब ये गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों पर ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसी वजह से इसका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। मीन्स पहाड़ी के नाम पर ही जनजाति का नाम रख दिया गया है। ये समझ में आ गया। अब ये धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है असम की तरफ। तो अब अगर कहेंगे तो असम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गारो, खासी, जयंतिया असम में भी पाई जाती हैं, प्लस बोडो जनजाति भी असम में पाई जाती है, बोडो। क्लियर? इससे भी क्वेश्चन बनता है बोडो कहाँ की जनजाति है? तो वो है असम की। नेक्स्ट आते हैं ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे जनजातियों के जो नाम लिखे हैं वो यहाँ के पहाड़ों के ही नाम पर लिखे गए हैं, जैसे मेघालय में था। यहाँ पर है सिंगफो, डफला, मिसमी, अभोर, मिकित। जब मैंने हिमालय के पूर्वी भाग को पढ़ाया था, पूर्वोत्तर हिमालय को पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने इन सब पहाड़ियों का नाम लिया था। तो देखिए याद आ रहा होगा, उसी पहाड़ियों के नाम पर इन जनजातियों का नाम है। क्लियर?
फिर है नागा कोन्याक। नागा नाम से ही क्लियर है, नागालैंड की जनजाति है नागा और कोन्याक। नागा जनजाति से भी विद्रोह हुआ था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। वहां पे फेमस हुई थी रानी गाइदिन्ल्यू। इनको अंग्रेजों ने जेल भेज दिया था और वहां जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात होती है और जवाहरलाल नेहरू इन्हें रानी की उपाधि देते हैं। बाद में रानी गाइदिन्ल्यू को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी मिला था और इनके द्वारा जो आंदोलन किया गया था अंग्रेजों के प्रति, उसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जोड़ दिया गया था। ये क्लियर है। उसके बाद है कुकी और माओ। इसी तरह से कुकी आंदोलन भी हुआ था। फिर है माओ, ये मिजोरम में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आएंगे त्रिपुरा। यहाँ पर है दियांग और त्रिपुरी। क्लियर, ये जनजातियां हैं। यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की एक बड़ी फेमस जनजाति है चकमा जनजाति। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है चकमा कहाँ की जनजाति है। अगर मूलतः देखें तो चकमा जो है वो बांग्लादेश की जनजाति है, लेकिन बांग्लादेश की जनसंख्या बढ़ रही है, वहां के लोग अपने आसपास क्षेत्रों में फैल रहे हैं, जिसमें चकमा जनजाति पूर्वोत्तर भारत की तरफ चल दी है और मैक्सिमम चकमा अब पूर्वोत्तर भारत की तरफ पूरा फैल चुके हैं। तो ये हो गया। इधर आएंगे अंडमान निकोबार में। मैंने जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया था तो वहां मैंने सेंट लीज को बताया था, सेंटिनल आइलैंड। सेंट लीज वहां के निवासी। सेंट लीज जो काफी खतरनाक होते हैं और किसी को अपने पास आने तक नहीं देते हैं। मैंने बताया था कहानी कि एक अंग्रेज गए थे उन पर अधिकार जमाने के लिए, तो वहां पे अंग्रेजों को उन लोगों ने मार दिया था। फिर एक लेडी गई थी, भारतीय लेडी थी, मधु छदोपाध्याय, शायद यही नाम है। वो गई थी तो उन्होंने काफी यहाँ से दोस्ती उस्ती बढ़ाई थी और वहां से काफी जानकारियां लेकर आई थी सेंचुरी से। तो और कौन कौन सी जनजातियां हैं वहां पे? जावरा, सेंटलीज, ओम, सोमपेन और ग्रेट अंडमानी। और लक्षद्वीप में देखें तो यहाँ पर है मानवी। ये तो हो गया पूरी जनजातियां हमने देख लिया, लेकिन और भी जनजातियां हैं। अगर आपको बहुत पढ़ने का शौक है, देखना चाहते हैं, एक बार रिवाइज करना चाहते हैं कि क्या पता वहां से भी क्वेश्चन आ जाए, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें डर रहता है और ये डर होना भी चाहिए, ये डर जायज है। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहां आप द लर्नोपीडिया नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां मैंने पीडीएफ डाल दिया है। क्लियर? ये तो पूरी जनजातियों को हमने देख लिया। अब जनजातियों पर हम बात करते हैं। मीन्स अब आपको समझ में आ गया कौन सी कहाँ पाई जाती है। अब इन पर हम बात करते हैं कि होती क्या है और क्या क्या इनमें फेमस है। इनमें भी त्योहार होते हैं, बहुत सारी प्रथाएं होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो उन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी उठ जाते हैं। तो सबसे पहले जनजातियों की परिभाषा को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो परिभाषा अगर देखें तो मानवों की वे प्रजातियां जो विकास क्रम की मुख्य धारा से विमुख रह गई तथा आज भी अपनी पुरानी मान्यताओं, परंपराओं, अंधविश्वासों और रूढ़ियों के साथ जीवन निर्वाह करती हैं, उन्हें जनजातियां कहते हैं। ये समझ में आ गया? सर्वप्रथम जनजाति शब्द का प्रयोग 1835 में ठक्कर बप्पा ने किया था, जो केरल के निवासी थे और ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो सीधा आंसर आप लगाएंगे। अगर आपको पता रहेगा तो सीधा टिक मारिए ठक्कर बप्पा को। फिर 1946 में मध्य प्रदेश के रहने वाले थे एक जयपाल सिंह, इन्होंने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। किसने? जयपाल सिंह। अब भारतीय संविधान की बात करें कि ये लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं, हमारे साथ समाज में ताल मिलाकर क्यों नहीं चलते हैं? क्यों? क्योंकि इन्हें शांति पसंद है, ये अपने स्थानों पर रहना पसंद करते हैं और अपनी पुरानी परंपराओं में ही जीना इन्हें पसंद आता है, तो इन पर हमारा हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 जो इन जनजातियों की परिभाषा को बताता है और अनुच्छेद 342 परिभाषा की व्याख्या करता है। अनुच्छेद 338 ए ये जनजाति हितों की बात करता है और अनुच्छेद 244 ये क्षेत्र और प्रशासन को बताता है। अब देखिए, ये जनजाति हैं, लेकिन ये जनजाति है कि नहीं है ये कौन डिसाइड करेगा?
ये किसके अधिकार में है? भारत सरकार ही करेगी, लेकिन भारत सरकार में कोई तो एक व्यक्ति होगा जो बताएगा कि ये जनजाति है, ये नहीं है। तो ये अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। समझ में आ गया? भारत के राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे कि ये जनजाति है या नहीं है। समझ में आ गया? और मैंने बता दिया मानव प्रजातियों को, जनजातियों को भी। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछा जाता है सबसे अधिक जनसंख्या वाला, जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। और सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो वो सिक्किम है, जहां पर 94% जनजाति रहती है। क्लियर है? मीन्स वहां 100% सोचिए, 94% वहां पे सिर्फ जनजातियां ही है। ये हो गया। अब न्यूनतम पर आ जाते हैं। सबसे अधिक तो देख लिया, सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, प्रतिशत में बात करें तो वो सिक्किम हो गया। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा गोवा, और फिर इधर उत्तर प्रदेश। क्लियर? और अगर केंद्र शासित की बात करें तो वो होगा लक्षद्वीप, जहाँ पे मालवी जनजाति पाई जाती है। लक्षद्वीप में सिर्फ 34% ही जनजाति पाई जाती है। और वो कौन सा राज्य होगा जहां पर जनजाति पाई ही नहीं जाती है? तो इसमें 3 राज्यों का नाम आता है, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित हो जाती है तो 2 राज्य, पंजाब और हरियाणा। अगर केंद्र शासित पूछे तो वो दिल्ली आ जाता है। और कौन सी केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे अधिक जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार। ये हो गया। अब इसके बाद कौन सी जनजाति है जो सबसे अधिक पाई जाती है? पूरे भारत में इनकी संख्या सर्वाधिक है, तो वो हो जाएंगे भील जनजाति। क्लियर? ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं रहते हैं, ये आपको राजस्थान में भी, गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, इस पूरे मध्य भारत में देखने को मिलेंगे भील जनजाति। क्लियर? क्वेश्चन आता है पशुपालक जनजाति किसे कहते हैं? पशुपालक में नाम आएगा टोंडा जनजाति का, और भी बहुत सारे हैं, गद्दी और जद्दा भी आएगा नाम। गद्दी और जद्दा कौन से पशुओं को पालते हैं? तो ये भेड़ बकरियों को पालते हैं। टोंडा का मेन पशु क्या है? तो ये भैंस का पालन करते हैं। टोंडा नीलगिरी पहाड़ियों पर ये रहते हैं। ये हो गया। और टोंडा जनजाति में ही एक प्रथा प्रचलित है, बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है, जहां पर एक लड़की के बहुत सारे पति होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बचपन में ही लड़कियों को मार दिया जाता है, और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए यहाँ पर बहुपति विवाह प्रथा लागू की गई है। और यहाँ पर एक और प्रथा प्रचलित है, भातृक बहुपति विवाह। मीन्स एक बहन के बहुत सारे पति होते हैं, तो ऐसी प्रथा टोंडा जनजाति में ही है। इसके बाद एक है त्योहार, सरहुल त्योहार, जो मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। सरहुल झारखंड त्योहारों का राज्य कहा जाता है। यहाँ पे आए दिन बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। और सरहुल त्योहार बसंत के आगमन पर मनाया जाता है। इसमें प्रकृति की पूजा की जाती है, और यहाँ के धार्मिक पुजारी को पाहन कहा जाता है। क्या कहते हैं? पाहन। फिर हो जनजाति, यहाँ पर वर्षा कराने के लिए आग जलाए जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि आग जलाने पर जो उसका धुआं उठता है उससे बारिश होती है। अब इनकी क्या अवधारणा है, कौन सा साइंस ये लगाते हैं, अब ये तो हो जनजाति के लोग ही जाने। इसके बाद मध्य भारत में देखें तो यहाँ की जो जनजातियां हैं वो खेती करने वाली जनजातियां हैं। यहाँ के लोगों में दाहिया प्रथा बहुत प्रचलित है। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, दाहिया मीन्स दहन करना, आग लगाना। ये बड़े बड़े जंगलों को आग लगा देते हैं, और बड़े बड़े जंगलों को काट कर फिर आग लगा देते हैं, और फिर वहां पे उसकी राख में खेती करते हैं। और फिर जब वहां की जमीन बंजर हो जाती है तो वहां से फिर ये स्थानांतर हो जाते हैं। तो इस तरह का फिर वो दूसरा जंगल काटने के लिए चल पड़ते हैं। तो उनके इस रवैये को देखकर भारत सरकार ने इन पर रोक लगाया है। एक तरफ भारत सरकार कहती है पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ ये जनजाति पेड़ काट रहे हैं। तो ये बहुत बुरा असर पड़ता है हमारे पर्यावरण पर, तो इसलिए भारत सरकार ने इन पर रोक लगा दी। एक और जनजाति नागा जनजाति,
जो काफी फेमस हुई थी, यहाँ की रानी गाइदिन्ल्यू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ली थी। तो यहाँ पर विवाह में पुरुष को नरमुंड माला पहनना होता है और उसे अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता है। तो ऐसी प्रथा नागा जनजाति में प्रचलित है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वैसे है तो बहुत सारी जनजातियां भारत में। भारत दूसरे नंबर पर आता है जनजातियों में, लेकिन हम उन्हीं को पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको फिर भी पढ़ना है, अगर आपको फिक्र है, चिंता है अपने एग्जाम को लेकर, क्या पता कहीं और से आ जाए, वैसे चिंता होना जायज है, गलत बात नहीं है। तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां से देख लेना। एक बार सरसरी निगाह से आप सभी उस पीडीएफ को पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना। क्लियर? आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।